लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनडायरेक्टली एक्टिंग कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट की बात की थी और उसके अंदर हमने बात की थी रिवर्सिबल कोलिनिस्ट्रेज इनहिबिटर्स के बारे में। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग वाली कैटेगरी के अंदर हम बात करेंगे उन कोलिनिस्ट्रेज इनहिबिटर्स के बारे में जो हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल हैं। यहाँ पे इसने कौन सी लिखा हुआ है कि इनको हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं। अब ये क्या होता है, हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स तो यहाँ बताई हुई हैं। फॉर एग्जांपल इकोथायोफेट, आइसोफ्लोरोफेट, मेलाथायोन, इनको इस्तेमाल करते हैं एज ए थेरापेटिक एजेंट, यानी इनको एज ए दवाई हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो हमारे पास इस कैटेगरी में आते हैं वो पेस्टिसाइड्स आते हैं, यानी कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाइयाँ, जहरें वगैरह आती हैं। इनमें यहाँ दो एग्जांपल्स ने दी हुई हैं, सोमन एंड सारिन। इनको इस्तेमाल किया गया था एज ए केमिकल वॉरफेयर, एज ए केमिकल वॉर में इनको इस्तेमाल किया गया था एज ए केमिकल एजेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड पेस्टिसाइड में इस्तेमाल होते हैं तो हमारे पास अक्सर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग की केसेस आते हैं, तो उनकी भी हम बात करेंगे कि उनको हमने ट्रीट किस तरह करना है। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। अगर ये हमारे पास होती क्या चीज़ें हैं, अगर हम बात करें इरिवर्सिबल कोलिनिस्ट्रेज इनहिबिटर्स के बारे में, तो ये हमारे पास फॉस्फेरिक एसिड के ईस्टर्स होते हैं और मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस करेंगे, ये हमारी स्किन से, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से, हमारी गट से भी ईजिली अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये इसने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो टॉक्सिसिटी होती है वो डर्मल या थ्रू आइज़ अगर एक्सपोजर हो तो, या ऑरल एक्सपोजर हो तो ईज़िली हो सकती है। मतलब ये ईज़िली हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है जनाब। अब मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये इनडायरेक्टली एक्टिंग है, इनडायरेक्टली एक्टिंग हमारे पास आपको पता है क्या करते हैं, वो कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स है तो ये कोवेलेंटली बाइंड करते हैं, और कोवेलेंट बाइंडिंग के बारे में आपको पता होगा कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और ये हमारे पास इरिवर्सिबल बॉन्डिंग होती है। अब ये क्या करते हैं, ये फास्फोराइलेशन करते हैं। अब कोलिनिस्ट्रेज की जो कैटालिटिक साइट है उसके साथ ये फास्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट बनाते हैं और वो इंटरमीडिएट फिर आहिस्ते आहिस्ते हाइड्रोलाइज होता है, उसको एंजाइम थोड़ा स्लोली ब्रेक डाउन करते हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनकी बढ़ जाती है। ठीक है जनाब। और ये जो कोवेलेंट इंटरमीडिएट बना था, जो फास्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट बना था, ये कुछ टाइम के बाद एक प्रोसेस होता है एजिंग, उस प्रोसेस के नतीजे में ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये फर्दर स्टेबलाइज हो जाता है और हम कहते हैं कि एजिंग हो गई है, यानी अब पॉसिबल नहीं है उसको रिवर्स करना। तो ये इसने यहाँ बताया हुआ है। अब इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम है वो एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन बढ़ जाएगी। ठीक है, सेंट्रली भी बढ़ जाएगी और आपकी पेरिफेरल जो कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो सिनेप्सिस होते हैं, वहाँ पर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर चली जाएगी। अब अगर हम बात करें सिस्टमैटिक एक्सपोजर के बारे में, तो ये सारे जो मस्कुलिन रिसेप्टर के एक्टिवेशन के सिम्टम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करवाएगी। फॉर एग्जांपल सैलिवेशन है, लैक्रिमेशन है, मियोसिस है, अकोमोडेटिव स्पेज़म है, ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। जो आपको मैंने निमोनिक बताया था, डम्बल्स एक वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो वो सारे सिम्टम्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ ओवर एक्टिवेशन ऑफ मस्कुलिन रिसेप्टर, राइट। इसके अलावा ये बात होगी। इसके अलावा क्योंकि निकोटिन रिसेप्टर को भी ये एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट करती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, डीपोलराइजेशन टाइप की न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाएगी और मसल वीकनेस हो जाएगी, यानी सीजर्स होंगे, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में चला जाएगा बंदा, कोमा में चला जाएगा ड्यू टू द ओवर एक्टिवेशन ऑफ द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। ठीक है जनाब। अब हम बात करते हैं इनके क्लिनिकल यूजेस के बारे में। ये तो हमने इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में, क्योंकि कुछ दवाइयाँ बताई थी आपको मैंने जो थेरापेटिकली यूज़ होती हैं। अब इसने बताया हुआ है इकोथायोफेट के बारे में। इसको हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं आइज़ की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। इसको हम ट्रीट करते हैं ग्लाइकोमा के अंदर, हम इंट्राऑक्यूलर टेंशन को कम करने के लिए, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए। जब हमारे पास जो हमारी कंजर्वेटिव थेरेपीज़ हैं, जो नॉर्मल दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, जब वो रिस्पॉन्ड ना कर रही हो तो तब हम इकोथायोफेट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्ग है। 24 आवर्स तक की जो है वो आपके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या टेंशन को कम रख सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं स्ट्राबिस्मस, यानी ऑक्यूलर डेविएशन। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी ये हमारी दवाई हमारे पास इकोथायोफेट इस्तेमाल होती है।
तो इसने ये बात बताई हुई है। इसके अलावा मेलाथायोन के बारे में इसने बताया हुआ है कि उसको एज ए पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है, और जो एंटी लाइस हमारे पास शैम्पू आते हैं इनके अंदर भी मेलाथायोन को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इनके थोड़े बहुत यूजेस हैं। इसके अलावा तो ये पेस्टिसाइड में इस्तेमाल होते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास मैनेजमेंट है। अगर क्योंकि ये हाईली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्विकली एब्जॉर्ब होती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट इनकी पॉइजनिंग की स्थिति में किस तरह मैनेजमेंट करनी है। अगर एक्सीडेंटल मतलब कोई केस आया है ड्यू टू एक्सपोजर टू दी एनी ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रही थी या कहीं पे भी इस्तेमाल हो रही थी और वो उनको पॉइजनिंग होगी, तो किस तरह इस्तेमाल वो किस तरह ट्रीट करेंगे। अब इसकी मैनेजमेंट इस तरह होती है, पहले तो आपने डिकंटेमिनेट करना है। जो बंदा जो पेशेंट आपके पास आया है, थोड़ी बहुत जो दवाई उसके ऊपर अभी भी लगी हुई है और एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको आपने हटाना है। उसके बाद जो है वो आपने मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए आपने एंटी मस्कुलिनिक एजेंट देना है। फॉर एग्जांपल एट्रोपिन दे देनी है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्या कर रही है, वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ओवर एक्टिवेट कर रही है। अब आप चाह रहे हो कि वो ओवर एक्टिवेट ना हो, एसिटाइलकोलिन कोलिनर्जिक क्राइसिस में पेशेंट ना जाए, तो आपने एट्रोपिन उसको बंदे को दे दी, मस्कुलिनिक रिसेप्टर आपने ब्लॉक कर दिया। पहला काम तो आपने ये किया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने एक और दवाई है पायलिडॉक्साइम, ये देनी है। अब पायलिडॉक्साइम क्या करती है जनाब, पायलिडॉक्साइम जो है वो रीजनरेट करती है। क्या करती है, वो रीजनरेट करती है कोलिनेस्टरेज को। ये बेसिकली एट्रोपिन ने क्या किया, एट्रोपिन ने तो मस्कुलिनिक इफेक्ट को खत्म कर दिया। फॉर एग्जांपल क्योंकि उसने मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए, जो बंदा कोलिनर्जिक क्राइसिस में जा रहा था ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर, वो बात खत्म हो गई। इसके अलावा जो हमने पायलिडॉक्सिन दी, इसने हमारे पास क्या किया, इसने हमारे पास रीजनरेट किया कोलिनेस्टरेज एंजाइम को, यानी वो एजिंग से पहले हमने देनी है ये दवाई। पायलिडॉक्सिन को हमने एजिंग से पहले देनी है, ताकि हमारे पास क्या हो, हमारे पास कोलिनेस्टरेज जो है वो रीजनरेट हो जाए। ठीक है जनाब। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये कंसंट्रेशन को कम करेगा एसिटाइलकोलिन की, क्योंकि जब हमारे पास कोलिनेस्टरेज रीजनरेट करना शुरू करेगा तो वो एसिटाइलकोलिन को मारना शुरू कर देगा, उसको खत्म करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास इस स्थिति में हमारे पास क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाएगा। और जो निकोटिन सिम्टम्स है रिसेप्टर एक्टिवेशन के, निकोटिन रिसेप्टर एक्टिवेशन के जो सिम्टम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मसल वीकनेस आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जनाब। तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बट शर्त ये है कि आप एजिंग से पहले इस दवाई को आपने इस्तेमाल करना है। पहले आपने एट्रोपिन देनी है, उसके बाद आपने जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपने पायलिडॉक्साइम देनी है टू रीजनरेट कोलिनेस्टरेज। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।